रीबर्थ ऑफ माई लॉयल किंग एपिसोड 3। इनारा वापस आ चुकी थी और जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, सामने ही आरवी दिख गया जो रॉकिंग चेयर पर बैठा था। उसके हाथ में एक पेपर वेट था जिससे वह खेल रहा था। पता नहीं क्यों उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर इनारा को थोड़ा अजीब लगा। वह उसकी तरफ बढ़ गई और उसके पास जाते हुए बोली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? ऐसे क्यों बैठे हो? उसकी बात सुन आरवी ने उसकी तरफ देखा और अजीब ढंग से मुस्कुराकर बोला, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसने एकदम से इनारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच। इनारा सीधा उसकी गोद में जाकर बैठ गई और उसके दोनों हाथ आरवी के सीने पर आ गए। वो उसे अभी भी हैरान नजरों से देख रही थी और आरवी उसके चेहरे पर आए लट को उसके कान के पीछे करते हुए बोला, सच सच बताना, क्यों गई थी तुम अस्पताल? उसकी बात सुन इनारा हैरान रह गई। डर के मारे उसने एक सूखा घूंट भरा और वैसे ही आरवी को देखने लगी। आरवी की नजरें अब भी उसके चेहरे पर जमी हुई थी। वो शायद उसके जवाब का इंतजार कर रहा था और इनारा डर के मारे हकलाते हुए बोली, मैं। और उसे ऐसे हकलाता देख आरवी ने उसके बालों को एकदम से अपनी मुट्ठी में भरते हुए कहा, इनारा मुझे सच जानना है और तुमसे मैं यह एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुम मुझसे सच छुपाओ। क्यों गई थी तुम हॉस्पिटल? इनारा 2 पल को चुप रही। उसके सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसने आरवी के हाथों से अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, मेरे पीरियड्स मिस हो गए हैं। जैसे ही आरवी ने ये सुन उसकी पकड़ इनारा के बालों पर ढीली पड़ गई। वो 2 पल उसे देखता रहा और फिर वैसे ही अपनी सख्त आवाज में बोला, क्या कहा डॉक्टर ने? इनारा थोड़ी शांत हुई और बोली, बर्थ कंट्रोल पिल्स। वो अब खतरा है मेरे लिए। डॉक्टर ने कहा है मैं उन्हें नहीं ले सकती, मैं मर भी सकती हूँ। उसकी बात सुन आरवी ने 2 पल उसे देखा। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था जो इनारा समझ नहीं पा रही थी। वो उसे वैसे ही देखती रही और आरवी कुछ सोचते हुए बोला, फोन पर किसकी बात कर रही थी? उसकी बात सुन इनारा वैसे ही बोली, वो लड़की, उसने सुसाइड किया था। मुझे नहीं पता वो कौन है। वो बस हॉस्पिटल में मुझे मिली थी और मुझसे टकरा गई थी। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता उसके बारे में। आरवी शांत हुआ और उसने इनारा के बालों में हाथ फेरते हुए कहा, तुम जानती हो ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तुम्हारा किसी और से बात करना, चाहे वह लड़की ही क्यों ना हो। फिर तुम वो काम क्यों करती हो जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद? इनारा कुछ नहीं बोल पाए। वो क्या कहती? बस चुपचाप आरवी को देखती रही और आरवी जिसने एकदम से उसे अपनी लैप से उठाते हुए कहा, बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं ले सकती तो अब क्या किया जाए तुम्हारा इनारा बासु? इनारा को नहीं पता था कि उसे क्या जवाब देना है। उसने नामे से हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। उसकी आवाज काफी धीमी हो चुकी थी और नजरें जमीन को घूर रही थी। उसे ऐसे देख आरवी ने अपनी जेब में हाथ डाले और खड़ा होकर विसल बजाते हुए उसके आसपास घूमने लगा और वैसे ही बड़ी बेफिक्री के साथ बोलने लगा, जब चीज मेरे काम की नहीं रहती तो वो मुझे मेरे पास पसंद भी नहीं रहती। अब तुम मेरे किस काम आओगी इनारा? बताओ मुझे। तुम्हारे पीरियड्स मिस हो चुके हैं, तुम बर्थ कंट्रोल पिल्स नहीं ले सकती और तुम्हारा यहाँ पर काम भी मेरी नीड्स को पूरा करना है, तो अब तुम यहाँ क्या करोगी? आई थिंक तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, राइट? इनारा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसकी आंख से कतरा आंसू का बहा। वो ऐसे ही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आरवी को देखते हुए एक उम्मीद के साथ बोली, तुम मुझे जाने के लिए कह रहे हो? आरवी ने बड़े आराम से उसकी तरफ देखा और बोला, और तुम चली जाओगी? इनारा ने एकदम से नामे सिर हिलाया और भागकर जाकर आरवी को गले लगा लिया। आरवी जो अभी तब वैसे ही खड़ा था, उसने अब जाकर अपनी बाहें इनारा की पीठ पर जकड़ ली और उसके बालों में हाथ चलाते हुए बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हें, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी, चाहे मैं खुद भी क्यों ना बोलूं, समझी? इनारा ने उससे गले लगे हुए ही रोते हुए हाँ मैं गर्दन हिलाई और उसकी हरकत पर आरवी हल्का सा मुस्कुराया, पर उसकी आंखों में कुछ था जो अजीब था। इनारा को गले लगाए हुए भी उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। पता नहीं वो क्या सोच रहा था। और उसकी नज़र कॉफी टेबल पर पड़े अपने फोन पर चली गई। यहाँ दूसरी तरफ जसवंत भवन में ओस पूरे घर में तिमिर को ढूंढ रही थी। वो उसे कहीं नहीं दिखा तो ओस चुपचाप अपने कमरे में चली आई। वो बस यही सोच रही थी कि तिमिर से मिलकर जो कुछ भी उसने किया उसके लिए माफी मांग लेगी और बोलेगी उससे कि उसे अपनी गलती का पछतावा है, बस तिमिर उसे माफ कर दे। वो सोच रही थी कि क्या पता शायद इससे कुछ हो जाए, शायद इससे सब ठीक हो जाए, शायद उसके और तिमिर के बीच जो हो रहा है वो सब खत्म हो जाए, शायद उसका परिवार बच जाए। पर यह सारी चीज सिर्फ शायद थी, क्योंकि इससे आगे इनका कोई मोल नहीं था। ओज उसे ढूंढते ढूंढते कमरे में चली आए। कमरे में आए तो देखा तिमिर कहीं पर भी नहीं था, पर ओज को ये बात बड़ी अजीब लगी। उसने तो कहा था वह घर आ चुका है, पर कहीं पर भी नहीं दिख रहा।
ये बोलते हुए उसकी नजर अचानक 8 रूम के दरवाजे पर चली गई जो खुला था। ओज को लगा शायद तिमिर अंदर पेंटिंग्स बना रहा होगा तो तुरंत 8 रूम के अंदर चली है और अंदर जाकर देखा तो वह सीढ़ियों वाला दरवाजा खुला था। ओज को बड़ा अजीब लगा, उसके शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। उसे वो दिन याद आ गया जब तिमिर ने उसे बर्फ की सिल्ली के ऊपर खड़ा किया था। वो अंदर तक कांप उठी, पर फिर भी तिमिर से मिलना ही था। वो सीढ़ियों से नीचे तक आए पर आधे में आकर ही रुक गई, क्योंकि नीचे का नजारा देखकर उसका शरीर अब और ज्यादा कांपने लगा था। जान हलक को आ गई थी और रोंगटे खड़े हो गए थे। वो हैरानी से सामने देख रही थी। एक बर्फ की सिल्ली पर अपने हाथों पर सर रखकर तिमिर आराम से लेटा हुआ था और नीचे जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी जो शायद कई दिनों पुरानी थी, जो बर्फ की वजह से अब भी ठीक ठाक थी। और तिमिर आराम से सीलिंग को देखते हुए विसल बजा रहा था जैसे उसे कोई डर ही ना हो। ओस की हालत खराब हो गई थी, उससे अब वहां से हिलने में भी डर लग रहा था। वो ना ऊपर जा पा रही थी ना तिमिर के पास आ पा रही थी। वो वहीं खड़ी हुई थी और तिमिर वैसे ही सीलिंग को घूरते हुए बोला, टीसीएच टीसीएच टीसीएच, एक बार फिर गलती कर दी तुमने जेलबर्ट, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी बात सुनकर तो ओस का जैसे दिल ही कांप उठा हो। वो डर रही थी। उसने एक बार फिर सामने पड़ी उस लाश को देखा। उसे लगा था शायद वह जो पहले उसने देखा उसकी कोई वजह रही होगी, पर आज फिर यही। ओस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो गया। उसकी डर से हालत खराब थी, पर अब पैर इतने कांप रहे थे कि खड़ा होने का नाम नहीं ले रहे थे और वो वैसे ही जमीन पर गिर पड़ी। तिमिर ने जब आवाज सुनी तो आराम से अपनी आंखें घुमाकर सीढ़ियों की तरफ देखा जहां ओस बेहोश हो चुकी थी। वो उसे देख उठकर बैठते हुए आराम से बोल, टीसीएच टीसीएच टीसीएच, योर वेरी वीक जेलबर्ड। तिमिर अपनी जगह से उठा और जाकर ओस को अपनी गोद में उठा लिया। वो उसके चेहरे को देख सकता था, डर की वजह से पीला पड़ चुका था और पसीना भी आ रहा था। तिमिर ने ओस को ले जाकर बेडरूम में बेड पर लेटाया और वापस अपने 8 रूम में उस जगह पर आ गया। उसने उस लाश को वही उसी बेसमेंट में एक जगह पर ठिकाने लगाया और वापस 8 रूम में आकर उस जगह पर पेंटिंग रख दी और फिर कमरे में चला आया। पता नहीं क्या राज थे तिमिर के। कुछ देर बाद जब ओस की आंख खुली उसने खुद को बेड पर पाया। वो तुरंत उठकर बैठ गई और अपने सामने बैठे तिमिर पर नजर चली गई। वो अपनी स्केच बुक लिए बैठे, पता नहीं इसमें क्या बना रहा था। ओज अब भी बेड पर बैठी डरी नजरों से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह तिमिर को समझे क्या। कभी तो वह बस बदला लेता नजर आता तो कभी पता नहीं सनकी नजर आता, और अब उसके नए राज सामने आ रहे थे। वो लाशों और खून के साथ दिखाई दे रहा था। ओज को सच में उसे बेहद डर लग रहा था। वो बेड पर बैठी हुई भी कांप रही थी, शरीर से पसीना बह जा रहा था। उसने चादर को अपनी मुट्ठी में भर रखा था। वो बैठी तिमिर को ही देख रही थी और तिमिर बिना उसकी तरफ देख अपना स्केच बनाते हुए ही बोला, What happened जेलबर्ड? Are you scared? तिमिर की आवाज में एक डरावनापन था, जैसे वो जानबूझकर ओस को डरा ही रहा था और उसकी यह आवाज असर भी खूब कर रही थी। ओस चुपचाप बेड पर बैठी थी, उसके हलक से एक आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। हाथ से खून बह रहा था। शायद इन सब के चक्कर में उसके हाथ में फिर से चोट आ गई थी और अब भी वो बैठी तिमिर को ही देख रही थी। इतने में तिमिर अपनी जगह से उठा। ओस की जैसे सांस ही थम गई हो। उसकी धड़कनें रफ्तार से चलने लगी थी और तिमिर उन भारी कदमों के साथ उसके करीब आ गया। उसने बेड की तरफ झुकते हुए ओस के कान के पास अपना चेहरा ले जाकर कहा, मेरे जितने राज जानोगी उतनी मुसीबत में पड़ती जाओगी। तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि जो भी तुम्हें पता चले उसे एक बुरी याद समझकर भूलती जाओ। अगर याद रखने की कोशिश की तो तुम खुद एक याद बन जाओगी किसी की जिंदगी में, और उस इंसान को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, जानती हो ना। उसने जैसे कहा लग रहा था जैसे वो ओस को धमकी दे रहा था। ओस कुछ नहीं बोली और तिमिर ने एकदम से उसके बाल पकड़कर खींचे। ओस के मुंह से एक आह निकली। उसने डरी आंखों से और रोते हुए तिमिर की तरफ देखा और अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, प्लीज छोड़ो मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे मुझे छोड़ दो। और उसकी डरी सी आवाज सुन तिमिर को जैसे सुकून मिल रहा था। उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई और उसने एकदम से ओस को छोड़ दिया और वापस जाकर उसके सामने बैठते हुए बोला, गुड फॉर यू। और इतने में तिमिर का फोन बजा। उसने अपना फोन निकाला और नंबर देखा। न जाने किसका फोन था, पर नाम देखते ही तिमिर के चेहरे के भाव बदल गए। वो फोन लेकर वहां से चला गया और उसके जाते ही ओज ने राहत की सांस ली। ओज को डर लग रहा था, पर अब क्या, फंस तो गई ही थी वो उठकर चुपचाप दरवाजे तक आई तो महसूस किया तिमिर दरवाजे के बाहर ही खड़ा था। ओज को लगा वो शायद जा चुका है, पर वो तो यही था। ओज वहीं खड़ी चुपचाप सुनने लगी और तिमिर जो बाहर खड़ा काफी धीमी आवाज में बात कर रहा था, डॉक्टर हो तो पेशेंट को संभालो, मेरी फिक्र कम किया करो,
नहीं, मैं नहीं आ सकता अभी, जब आऊंगा तो पता चल जाएगा। ऐसे बार बार फोन मत किया करो, समझती क्या हो अपने आप को? मेरी जिंदगी पर मैंने किसी को कंट्रोल नहीं दिया है, तो फिर तुम्हें कैसे? अभी वो बोल ही रहा था और ओज एकदम से भागकर आई और बेड पर बैठते हुए बोली, इसका मतलब ये वही लड़की है जिससे तिमिर प्यार करता है। ओह, तो वो डॉक्टर है। उदयपुर जसवंत भवन। तिमिर कुछ देर में कमरे में वापस आया। ओजा अभी बेड पर बैठी डरी नजरों से तिमिर को देख रही थी, जो कि तिमिर को शायद रास नहीं आया। वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, एक्चुअली तुम्हें कुछ और भी दिखना चाहिए। शायद तुम्हारे लिए ये देखना बहुत एडवेंचरस होगा, है ना? चलो दिखाता हूँ। और वो अपनी जगह से तुरंत खड़ा हो गया। ओज डर के मारे पीछे सरकने लगी, पर इसका क्या फायदा होने वाला था? तिमिर उसके पास पहुंच गया और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए उसे वापस 8 रूम में ले जाने लगा। ओज डर कर अपना हाथ बार बार पीछे खींच रही थी, पर तिमिर का जोर उससे कई ज्यादा था। वो उसे खींचते हुए 8 रूम में ले आया और वापस उस पेंटिंग को हटाकर उन सीढ़ियों से होते हुए बेसमेंट में चला आया। यहां आकर उसने एकदम से ओज का हाथ छोड़ते हुए कहा, ध्यान से देखो इस जगह को, कितनी खूबसूरत है ना? यह एकदम ठंडक और यहाँ पर अलग सा सुकून है। उसकी बात सुन ओज ने डरी नजरों से अपने आसपास देखा और आज जाकर उसने नोटिस किया कि उन बर्फ की सिल्लियों के बीच लाश रखी हुई थी। वो सिर्फ एक लाश नहीं थी जो उसने देखी, वहां पर ऐसी कई लाश थी, लगभग 10-11 के करीब, और इतने सारे बर्फ की सिल्लियां वहां रखी होने की वजह से वहां का टेम्परेचर काफी ठंडा था और वो बर्फ पिघल ना जाए इसलिए शायद उस रूम का टेम्परेचर जानबूझकर ठंडा रखा गया था। ओज ये सब देखकर और ज्यादा डर रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ फंस गई है। कहाँ तो वो तिमिर को बस एक सनकी समझ रही थी, पर कहाँ वो खूनी निकला। यह कोई साइको किलर जैसा लग रहा था। उसने डरी नजरों से तिमिर की तरफ देखा और डर के मारे लड़खड़ाती जुबान में बोली, कौन कौन हो तुम? उसके मुंह से यह बात सुनते तिमिर अजीब ढंग से मुस्कुराया और बोला, तिमिर धनराज गिल, वो अंधेरा जो सबको निगल जाता है। तिमिर उसकी तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। उसके कदम अपनी तरफ आते देख ओज डर ही गई। वो डरकर पीछे होने लगी और तिमिर उसकी तरफ कदम बढ़ाए जा रहा था। वो एकदम से उसके करीब आ गया और ओज पीछे सरकते हुए जैसे ही पीछे रखी सिल्लियों से टकराकर गिरने को हुई कि तिमिर ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। ओज सीधा उसके सीने से जा टकराए और तिमिर ने उसकी कमर पर अपने हाथ कस दिए। ओज अब भी डरी नजरों से तिमिर को देख रही थी और तिमिर वैसे ही आराम से बोला, अरे खामखा डर रही हो तुम? जेलबर्ड देखो तो कितना खूबसूरत है ये सब। अलग सी शांति मिलती है यहाँ आकर। ये लोग बेजान हो रखे हैं, पता है क्यों? उसने वापस से ओज की तरफ देखा जो अब भी डरी नजरों से उसे देख रही थी, और इतने में तिमिर वैसे ही बोला, क्योंकि इन सब ने वो किया है जो इन्हें नहीं करना चाहिए था। ओज को अब उसकी बातों से डर लग रहा था। उसे सारे पल एक एक कर याद आ रहे थे। सबसे पहले उसने गलती की और गलती की सजा तिमिर उसे अब दे रहा था। उसने हमेशा ओज के साथ अच्छे से बर्ताव किया ताकि वो उसका भरोसा जीत सके। जब ओज उस पर भरोसा करने लगी तब तिमिर ने उससे शादी कर ली और उसके घर वालों की नज़र में अच्छा बन गया। और अब जाकर वो ओज और उसके घर वालों को एक खतरे में डाल चुका था। वो कभी भी कुछ भी कर सकता था। यह एहसास ओज को अब जाकर हो रहा था। वो लगभग रोने लगी और रोते हुए अपने दोनों हाथों को जोड़कर बोली, प्लीज मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैंने जो कुछ भी किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। मैं जानती हूँ मेरी गलती है। तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगी। बस मुझे और मेरे परिवार को जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। मैं चली जाऊंगी। उसकी बातें सुन तिमिर उसके चेहरे को ध्यान से देखते हुए पर अजीब ढंग से बोला, ऐसे कैसे? फिर वो कुछ देर रुक कर बोला, तिमिर को हर बार बातें दोहराने की आदत नहीं है। फिर भी 1000 से ज्यादा बार तुम्हें बता चुका हूँ। एक बार और सही। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग मुझे बच्चा देने के बाद तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। तो तुम्हारे पास आजाद होने का सिर्फ एक तरीका है। मुझे बच्चा दो और यहाँ से चली जाओ। उसके बाद मेरा ना तुमसे कोई लेना देना होगा ना तुम्हारे परिवार से, और तुम हमेशा हमेशा के लिए आजाद। ओज रोते हुए भी उसे असमंजस में देख रही थी। वो बेहद धीमी आवाज में बोली, तुम मांगो ना अपनी उस डॉक्टर से बच्चा। जब तुम्हारी लाइफ में एक लड़की है तो तुम मुझसे ये सब क्यों चाहते हो? और तुम क्या करोगे बच्चे का? इस दुनिया में, इस जगह पर लेकर आओगे उसे? क्या परवरिश करोगे उसकी? उसकी बात सुन तिमिर ने 2 पल उसे खामोशी से देखा। वो असमंजस में बोला, कौन डॉक्टर? पर अनायास ही उसे कुछ याद आया। वो एकदम से बोला, तुम बातें सुन रही थी मेरी? अब ओज क्या ही बोलती। वो खामोशी से देखने लगी और तिमिर ने ना में सिर हिलाकर कहा, इसकी सजा शभी मिलेगी तुम्हें, और तुम्हारे इस सवाल का जवाब है,
बिल्कुल नहीं। जैसे ही तुम यहाँ से जाओगी मेरा कनेक्शन तुमसे ही नहीं उस बच्चे से भी खत्म हो जाएगा। वो बच्चा तो जसवंत श्री के पास रहेगा। वो चाहते हैं बच्चा, उन्हें बच्चा चाहिए, मुझे तो मेरी लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए। ना बच्चा, ना बीवी और ना ही परिवार। मैं अपने रंगों के साथ खुश हूँ, मुझे जरूरत नहीं है किसी की। और उसने ये बोल एकदम से और ओस को झटका देकर छोड़ दिया। ओस 2 कदम की दूरी पर हुई। वो गिरने वाली थी पर गिरी नहीं और तिमिर आराम से इधर उधर टहलते हुए बोलने लगा। तो सीधा सा फंडा है जेलबर्ड, मुझे बच्चा दो और यहाँ से निकल जाओ। कोशिश करो कि तुम जल्द से जल्द प्रेग्नेंट हो, इसलिए मेरा साथ दो। जैसे ही तुम प्रेग्नेंट होगी तुम्हारी गुड ट्रीटमेंट शुरू हो जाएंगी और बच्चा देने के बाद तुम्हारी आज़ादी। सोच लो, जितने जल्दी मुझे बच्चा मिलेगा उतनी जल्दी तुम और तुम्हारा परिवार मेरी कैद से आज़ाद होगा। उसकी बात सुन ओस चुपचाप उसे देखने लगी। आंखों से अब भी आंसू जा रहे थे पर वो क्या करती। तिमिर से नहीं लड़ सकती थी और एक ऐसा इंसान जिसने इतने लोगों को बेरहमी से मार दिया हो और चेहरे पर शिकन तक ना हो, भला वो उस इंसान से कैसे लड़ सकती थी। वो तो एक शांत सी लड़की थी जिसकी शांत सी जिंदगी थी जिसमें तूफान बनकर आया था तिमिर। उसने सोचा था शायद वो तिमिर के सामने अच्छी बनकर, उससे माफी मांगकर, उसे मना कर उन दोनों का रिश्ता ठीक कर देगी। उसे लग रहा था कि शायद तिमिर बदल जाएगा तो उसे यहाँ से आजाद होना नहीं पड़ेगा। पर आज जो उसने देखा उसके बाद उसकी पूरी सोच बदल गई थी। अब तिमिर उसके लिए कोई सनकी नहीं था या फिर कोई बदला लेने वाला इंसान नहीं था। अब तिमिर उसके लिए एक सीरियल किलर था जिसने कई लोगों को मार दिया था और वो उसे भी मारने की हिम्मत रखता था। अब ओस के दिल में कहीं ना कहीं ये बात चल रही थी कि अगर उसने तिमिर की बात नहीं मानी तो तिमिर उसे और उसकी फैमिली सबको मार देगा और यही डर ओस को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो बुत बनकर खड़ी थी और तिमिर एकदम से बोला, अब निकलो यहाँ से, घर यहाँ नहीं बसना है। उसकी बात सुनते ही ओज एकदम से वहां से भाग गई और इतने में तिमिर का फोन बजा। उसने अपना फोन निकाला और देखा तो नंबर पर अर्हित लिखा था। तिमिर उस जगह से निकलकर 8 रूम में आते हुए फोन उठाकर बोला, हम। सामने से आवाज आए, तिमिर कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें, कहाँ हो तुम, बात करनी है मुझे तुमसे। तिमिर ने बड़े आराम से कहा, तो आ जाओ, रोका किसने है। अर्हित ने 2 पल रुक कर कहा, नहीं तुम आओगे इस बार मेरे घर, यहाँ कोई नहीं है, मुझे कुछ पर्सनल बात करनी है। तिमिर ने ओके कहा और अपना फोन जेब में रखते हुए वहां से निकल गया। ओस कमरे में आ चुकी थी पर वो तिमिर से डर रही थी और डर कर बाथरूम में चली गई थी ताकि उसे तिमिर का सामना न करना पड़े। पर जब उसने बाथरूम के अंदर से ही तिमिर के जाने की आवाज आई तो वो तुरंत बाहर आए। देखा तो तिमिर कमरे में नहीं था, वो यहाँ से जा चुका था। ओस खुद में ही सिमटकर एक कोने में बैठ गई और रोने लगी। सच में वो फंस गई थी एक ऐसे इंसान के जाल से जहां से उसका निकलना नामुमकिन था। वो रोते हुए खुद में ही बोली, मम्मी पापा मुझे आपके पास वापस आना है, मुझे अब अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सही कहा था आपने, मेरा घर से निकलना सच में गलत था। काश मैंने आपकी बात मान ली होती तो आज इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसती। खुद तो मैं फंसी ही हूँ, पर मैंने आप सबको भी खतरे में डाल दिया है और अब मुझे उसे इंसान के लिए वो करना होगा जो मैं कभी नहीं करना चाहती, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सही सलामत रहो। ओस खामोश हो गई। उसने धीरे से अपना हाथ उठाकर पेट पर रखते हुए बिना किसी भाव के कहा, मुझे तिमिर को बच्चा देना होगा, पर मुझे नहीं देना। उसके चेहरे पर फिलहाल कोई भाव नहीं था, जैसे वो टूट ही चुकी हो। ऐसा लग रहा था मानो ओज ने अभी से हार ही मान ली। पर क्या सच में उसके हार मान लेने से सब ठीक हो जाने वाला था? क्या तिमिर एक बच्चे के साथ उसे छोड़ देने वाला था? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इस चीज से ओज बिल्कुल अनजान थी, क्योंकि तिमिर का तो शायद ये मकसद ही नहीं था। वो तो कुछ और ही चाहता था। यहाँ दूसरी तरफ ये घर था नॉर्मल सा, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, और इस घर के बाहर लिखा था नागर हाउस। ये घर देखने में जितना खूबसूरत था उतना ही अजीब भी था और तिमिर की गाड़ी इस घर के बाहर खड़ी थी। वो गाड़ी से उतरा और जाकर डोर बेल बजाई तो एक लड़के ने दरवाजा खोला। ये लड़का दिखने में काफी अट्रैक्टिव था, उम्र से वो तिमिर जितना ही लग रहा था। उसने तिमिर को सामने देखा तो बिना किसी भाव के बोला, अंदर आओ। उसने दरवाजा बंद कर लिया। तिमिर घर के अंदर जाकर आराम से सोफे पर बैठते हुए बोला, बोलो। अपने इशारे पर चलाने की कोशिश की है तुमने अर्हित नागर, वजह इतनी बड़ी होनी चाहिए कि मेरे दिल में सजा का ख्याल ना आए, वरना तुम्हारा बचना मुश्किल होगा। उसकी बात सुन अर्हित थके लहजे में बोला, फिलहाल तो तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है तिमिर। वो जाकर तिमिर के सामने बैठ गया और तिमिर ने आराम से उसे देखा जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो, और अर्हित वैसे ही बोला, कुछ दिन पहले एक और मर्डर हुआ है, तुम्हें पता है इसके बारे में? तिमिर वैसे ही बोला, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मुझे पता नहीं होगा तो किसे पता होगा।
अर्हित। उसकी बात सुन अर्हित उसे बिना किसी भाव के देखते हुए बोला, तिमिर तुम अपने लिए खतरा बढ़ा रहे हो। हाँ जानता हूं तुम ये सब क्यों कर रहे हो, पर ऐसे अचानक तुम इतने सारे मर्डर्स नहीं कर सकते। तुमने पिछले 4 महीना में 20 लोगों को मार दिया है, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। पुलिस अब भी उस इंसान को ढूंढ रही है जिसने यह मर्डर्स किए हैं। तुम जानते हो ना तुम अपने लिए मुश्किल खड़ी कर रहे हो। अगर एक बार पुलिस को पता चल गया कि वो मर्डर तुमने किए हैं तो। वो बोल ही रहा था कि तिमिर ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, तो क्या? जैसे वो लोग सालों पहले बच गए थे, जैसे मैं भी बच जाऊंगा। वैसे भी कानून इतना खोखला हो गया है कि गुनहगार के छूटने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस बेगुनाह को परेशान करना जरूरी है, राइट अर्हित नागर? उसने अर्हित के नाम पर जरा जोर दिया तो अर्हित थक कर बोला, अगर मैं गलत होता तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे रहा होता अभी, पर मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं और तुम मेरे सामने ही। वो बोल रहा था और एक बार फिर से तिमिर ने उसकी बात काट दी और अपनी जगह से खड़ा होते ही बोला, बच्चों को बुरा लग गया अपने कर्व सिस्टम के बारे में सुनकर? बुरा लग रहा है ना, तो थोड़ा और बुरा लगाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वो सारे रड़ने वाले हैं बहुत जल्द, और वैसे ही मरेंगे जैसे अगले 20 लोग मारे थे। तैयारी कर लो। वो रुका और बोला, रही बात पुलिस के हाथ लगने की, तो कोई नहीं है जो तिमिर तक पहुंच पाया है। जिस तक भी पहुंचा है तिमिर खुद पहुंचा है, और जो भी मुझ तक पहुंचेगा मेरे अंधेरे से निकल नहीं पाएगा, यह वादा है मेरा। अर्हित ने कहा, पर कब तक करोगे? किस किस को मारोगे? कुछ लोग तो रहे भी नहीं, अब कैसे करोगे ये सब? तिमिर के कदम अचानक रुक और वो बिना पीछे मुड़े ही बोला, वो नहीं तो उनकी औलाद है जो उन्हीं के रास्तों पर चल रहे हैं, उन्हें भी मरना ही पड़ेगा। आखिर औलाद जो है वो उन लोगों की। वो बोल आगे बढ़ गया, पर एक बार फिर अर्हित ने कहा, और उससे शादी क्यों की है तुमने, जान सकता हूं? तिमिर एकदम से पलटा और उसे घूरते हुए बोला, नजर रख रहे हो मुझ पर? अर्हित ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, जरूरी है, और ये तुम्हारे ही बचाव के लिए है। तुम कभी भी कुछ भी कर जाते हो और वो सब मुझे संभालना पड़ता है, इसलिए तुम पर नजर रखना जरूरी है। और मैं जानना चाहता हूं कि तुमने ओस से शादी क्यों की है। तुम ऐसे ही तो कभी कुछ नहीं करते। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें किसी लड़की से प्यार हो गया और तुमने उससे शादी कर ली, क्योंकि प्यार तुम्हारे लिए नहीं बना, ये मैं अच्छे से जानता हूं। फिर ये शादी क्यों की तुमने? तिमिर बिना किसी भाव के देखने लगा और इस बार वो घर से बाहर निकल गया और बस जाते जाते बोल गया, वक्त आने पर पता चल जाएगा। और वो वहां से चला गया। अर्हित खुद में ही बोला, कुछ पता नहीं आगे क्या होगा। अभी शुरुआत हुई है और इतना खून खराबा देखने को मिल रहा है। जब तुम अपने मुकाम पर होंगे तो क्या करोगे? सारी दुनिया ही मिट जाएगी। उसके चेहरे पर एक उदासी छा गई, पर वो जानता था कि तिमिर ये सब क्यों कर रहा है, इसलिए वो उसे रोकना भी नहीं चाहता था। तिमिर की गाड़ी एक क्लिनिक के बाहर आकर रुकी, क्लिनिक जिसका नाम माइंड सॉल्यूशन क्लिनिक था। यहाँ की डॉक्टर सत्या पूरे राजस्थान की इकलौती फीमेल साइकेट्रिस्ट थी जो काफी फेमस रह चुकी थी। तिमिर गाड़ी से नीचे उतरा और सीधा क्लिनिक के अंदर चला आया। जब वो अंदर आया तो देखा क्लिनिक में इतने लोग नहीं थे और कैबिन का दरवाजा हल्का खुला था। वो चुपचाप अंदर चला गया। तिमिर अंदर आते हुए ही बोला, कहाँ है डॉक्टर? मुझे बात करनी है आपसे। उसकी बात सुन कैबिन के अंदर खड़ी डॉक्टर सत्या, जो शायद अपना कोई काम कर रही थी, वो अपना सर उठाकर देखते हुए बोली, तुम्हें कब समझ में आएगा कि प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है? दरवाजा नॉक करके आया करो। इतने भी मेनर्स नहीं है तुम्हें तिमिर? हाँ, ये थी डॉक्टर सत्या। उम्र यही कोई 45-46 के करीब होगी, और दिखने में भी वह काफी शांत दिमाग की लग रही थी। उनकी बात सुनकर तिमिर आराम से जाकर उन्हीं की चेयर पर बैठते हुए बोला, और आपको लगता है कि मैं आपकी बात मानूंगा? सत्या ने एक गहरी सांस ली और अपना चश्मा उतार कर रखते हुए उसके सामने आकर पेशेंट की सीट पर बैठते हुए बोली, नहीं मानोगे जानती हूँ, तो बताओ क्यों आए हो तुम यहाँ? तिमिर ने उन्हें 2 पल घूरा और बोला, कॉल कर करके यहाँ आने पर मजबूर किया और अब पूछ रही है क्यों आया हूँ? इतने कॉल करती है आपकी सामने वाला आपको मेरी गर्लफ्रेंड समझने लगता है? सत्या ने भी उसे घूरा और बोली, पहले तो कभी मेरे बुलाने पर नहीं आए, सच सच बताओ क्यों आए हो? उनकी बात सुन तिमिर अपनी पीठ चेयर से लगाकर उस पर लीन होकर बैठ गया और अपने पर टेबल पर रखते हुए बोला, जानना है कुछ मुझे? बताइए ये बीमारी कितनी हावी है मेरे ऊपर? उसकी बात सुन सत्या अजीब ढंग से बोली, क्या फर्क पड़ता है इससे? तुम्हें इलाज तो करवाना नहीं है। इनफैक्ट हर बार आकर बस एक ही चीज पूछते हो कि कितनी हावी हो गई है ये बीमारी, और मैं तुम्हें हर बार बता चुकी हूँ कि जब तक तुम इलाज नहीं करवाओगे ये बीमारी बस बढ़ती जाएगी, पर तुम सुनते ही नहीं हो। पता नहीं क्या चाहते हो तुम खुद से?
उनकी इतनी सारी बातें सुनकर तिमिर बिना किसी भाव के उन्हें देखकर बोला, हो गया, अब मेरे सवालों के जवाब मुझे मिल सकते हैं। उसकी बात सुन सत्या ने गहरी सांस ली और बोली, फाइन। वो उसके पास आ गई। उन्होंने सारी लाइट्स ऑफ कर दी और तिमिर की चेयर अपनी तरफ घूमकर बोली, आंखें बंद करो। तिमिर ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे वो नींद के आगोश में चला गया। डॉक्टर सत्या जो उसके पास ही खड़ी थी वो धीरे धीरे काफी शांति से बोलने लगी, तिमिर तुम बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल शांत, यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तुम एकदम नॉर्मल हो, है ना? देखो कितनी शांति है ना, यहाँ एक सुकून है जैसे। बताओ तुम कैसा फील कर रहे हो? उनकी बात सुन तिमिर जैसे नींद में अपनी आंखें बंद किए हुए बोला, शांत, सुकून। सत्या ने ऊपर लगाई हुई वो रेड लाइट ऑन कर दी और बोली, कैसा फील कर रहे हो? अंदर तक सुकून पहुंच रहा है या कुछ है जो तुम्हें अब भी परेशान कर रहा है? अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर दो। तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कोई काम नहीं है, तुम बिल्कुल शांत हो, बिल्कुल शांत। और तिमिर भी उन्हीं की तरह बोला, मैं शांत हूं। सत्या एक दूसरी चेयर लेकर उसके पास बैठते हुए बोली, क्या तुम अंदर से शांत हो? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, बताओ मुझे। तिमिर अपनी आंखें बंद किए हुए ही जैसे कोई बुरा ख्वाब देख रहा हो। उसकी आंखों के सामने कोई रील चलने लगी थी, जैसे कुछ लोग एक औरत पर हंसे जा रहा थे, फिर उस औरत की चीखें, उसका जाती शरीर, सब कुछ किसी रील की तरफा चल रहा था। उसने अपनी आंखें कस के भींच ली और बोला, जल रही है, वो जल रही है, क्या हो रहा है? मुझे बचाना होगा, वो जल रही है। तिमिर की ये सारी बातें सुनकर सत्या ने गहरी सांस ली, उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वो वैसे ही बोली, सोचो ये चीज तुम्हें याद ही नहीं, ये तुम्हारे दिमाग से निकल चुकी है। अब बताओ कैसा महसूस कर रहे हो? अब क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? वो 2 पल रुका, उसके दिमाग में इस बार ओस का चेहरा सामने आ गया। पहले वो एकदम हंसते हुए दिखी, पर अगले ही पल उसका रोना, उसकी चीखें, उसका गिड़गिड़ाना सब आंखों के सामने आने लगा और फिर वो वैसे ही बोला, दर्द, उसकी चीखें हैं, रोना, वो रो रही है, वो कैद है, जैसे कुछ बहुत बुरा हो। वो गहरी सांस लेने लगा और सत्या ने तुरंत रेड लाइट बंद करके सारी लाइट जलाई और बोली, तिमिर होश में आओ, तुम ठीक हो, ओके, उठो। और उनके ये बोलते ही तिमिर ने एकदम से अपनी आंखें खोली। चेहरा पूरा पसीने से भीग चुका था, आंखें लाल हो रही थी और उसका शरीर हल्का कांप रहा था। सत्या उसे ऐसे देखते हुए बोली, अब तक तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक चीज थी, तुम्हारी पुरानी यादें, जो कभी मैं निकाल ही नहीं पाए। वो चीज तुम्हारा पीछा छोड़ नहीं रही थी और वही चीज है जिसकी वजह से तुम ठीक नहीं हो पा रहे थे। और अब ये एक और चीज तुम्हारे दिमाग में घर कर चुकी है। कौन कैद में है? कौन लो रहा है? किसकी चीखें सुनी तुमने? तुम्हारी? वो बोलते बोलते रुकी और बोली, मेरी बात मानो, इलाज करवाओ, ये तुम्हें जीने नहीं देगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तिमिर ने कुछ देर खुद को शांत किया और बोला, मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि आप मुझसे क्या कहना चाहती हैं। ऐसा लग रहा था वो कुछ सोच रहा था, शायद गुस्सा। हाँ, वो चेहरा जिस पर गुस्सा देखा जा सकता था, पर वो किसके लिए था ये कहना मुश्किल था। और सत्या उसे देख बोली, तुम बार बार यहाँ आकर अपनी हालत मुझे दिखाकर मुझे क्यों तकलीफ देते हो? मैं डॉक्टर हूँ और जब मैं पेशेंट को तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे भी तकलीफ होती है। मुझे हमेशा यही अफसोस रहा है कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकी और यहाँ तुम हो कि बार बार मुझे अपनी ही नजरों में गिराने आ जाते हो। क्यों? तिमिर आराम से ठीक से अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, ये सब छोड़िए, आप मुझे बताइए, अगर किसी को जल्द से जल्द प्रेग्नेंट होना है तो वो क्या कर सकते हैं? कोई जल्द से जल्द कितने टाइम में प्रेग्नेंट हो सकता है? कितना वक्त लगता है उस इंसान को? तिमिर की बात सुनकर सत्या ने कहा, देखो मैं इसकी डॉक्टर नहीं हूँ, इस चीज को एकदम सही नहीं बता सकती, बट फिजिकल रिलेशनशिप का ऐसा है कि हस्बैंड एंड वाइफ जब दोनों इस चीज में इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी एनर्जी, उनकी कैपेबिलिटी और उनका फोर्स सब कुछ बढ़ जाता है, तो इससे प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं। वो एक पल रुकी और तिमिर को देखते हुए बोली, कई बार ऐसा होता है कि या तो हस्बैंड इसमें एक्टिव नहीं होता है या वाइफ इसमें एक्टिव नहीं होती, वो इन्वॉल्व नहीं होते तो इतने चांस नहीं होते। इसीलिए जब डॉक्टर के पास वो आते हैं तो डॉक्टर उन्हें कोई डेट देते हैं ताकि पता चल सके कि दोनों के हार्मोन्स में कब एक्साइटमेंट आए और दोनों एक साथ इस टाइम पर ही सेक्स करें, फिजिकल हो, ताकि प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़े जाए। अगर मेल और फीमेल दोनों एक समान एक्टिव है और इन्वॉल्व है तो प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उनकी पूरी बात सुनने के बाद तिमिर कुछ सोचते हुए बोला, और प्रेग्नेंट कितनी जल्दी हो सकते हैं इस चीज से? सत्या वैसे ही बोली, पहली बार में भी हो सकता है,
1 महीना लग सकता है, 2 महीने लग सकते हैं, जल्द से जल्द का बोले तो 1 महीना, वरना बहुत से केस फिर ऐसे भी रह चुके हैं कि फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने कंसीव कर लिया होता है। तिमिर ने बस ओके कहा और अपनी जगह से खड़े होकर वहां से निकल गया तो सत्या एकदम से बोली, पर तुम पूछ किसके लिए रहे थे? बाप बनना है तुम्हें? उनकी बात सुन तिमिर वापस से पलटा और बोला, बाप नहीं बनना, किसी को माँ बनना है। सत्या असमंजस में उसे देखने लगी, उसे समझ में नहीं आया कि तिमिर ने क्या बोला और तिमिर वहां से चुपचाप चला। जसवंत भवन ओज बेड पर लेटी हुई थी। इतना रोने के बाद और डरने के बाद उसे नींद आ गई थी और वो काफी देर सोती रही। शाम को जब वो उठी तो उसने खुद को किसी की बाहों में पाया। ओज एकदम से डर कर बैठ गई तो देखा तिमिर उसके पास सो रहा था। वो नींद में नहीं था, बस जाग रहा था और ओज का ऐसे उठ जाना उसे खल गया। वो उसे लगभग घूरते हुए बोला, वापस लेटो। ओज डरते हुए वापस लेट गई और तिमिर उसके ऊपर आ गया। ओज उसे हैरानी से देखने लगी और तिमिर ने उसके चेहरे पर आए लिटों को उसके चेहरे से हटाते हुए कहा, अगर अपने भाई को पाना चाहती हो, बहन को जिंदा रखना चाहती हो, अपने परिवार को ठीक देखना चाहती हो तो जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे तुम्हारी इन्वॉल्वमेंट चाहिए। उसकी बात सुन ओज की आंखों से एक आंसू बेडशीट पर गिरा और वो कुछ बोल नहीं पाए। तिमिर ने धीरे से उसके बालों को उसकी गर्दन से हटकर पीछे किया और उस जगह पर अपने होंठ रख दिए। ओज ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और तिमिर उसी जगह पर अपने होंठ फेरते हुए उसे बाइट करने लगा। ओज अब भी चुपचाप थी और तिमिर उसके कानों के पास अपना चेहरा ले जाकर बोला, इन्वॉल्वमेंट जेल बर्ड इन्वॉल्वमेंट। उसके बाद सुनते ही ओज ने धीरे से अपना हाथ उठाया और उसे तिमिर के बालों में चलाने लगी, पर तिमिर अब भी नहीं रुका था, लगातार उसके कान पर बाइट किए जा रहा था। ओज जानती थी वो बस इतने से नहीं मानने वाला। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और तिमिर के गले में अपने हाथ डालते हुए उसके चेहरे को अपने करीब कर लिया। जहां तिमिर ओज की गर्दन पर बाइट कर रहा था, वही ओज ना चाहते हुए भी अपनी आंखें बंद किए तिमिर के कंधे और उसके कान को चूम रही थी। वो जानती थी उसे ये करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो तिमिर क्या करेगा, यह वो अच्छे से जानती थी। वो उसका पूरा साथ दे रही थी। तिमिर ने अपने होठों को उसकी गर्दन से हटाया और उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। और आज ओज उसका पूरा साथ दे रही थी। उसके हाथ तिमिर के चेहरे तक आ गए थे। दोनों एक दूसरे में खोते जा रहे थे। कभी तिमिर ओज के होठों को चूमता तो कभी उसके होठों को बाइट करता। वही ओज बस उसके होठों को हल्के हल्के सक किए जा रही थी। दोनों की यह किस काफी लंबी और पेशेंट रही और इस किस के बाद तिमिर ने ओज के होठों को आजाद किया। वो उसकी गर्दन पर अपने होंठ एक बार फिर चलाने लगा। उसने खींचकर ओज के कपड़े निकाल दिए और यहाँ ओज भी यही करना चाहती थी, क्योंकि वो बदला लेना चाहती थी तिमिर से, पर जानती थी कि एकदम से उसका ऐसा कुछ कर जाना तिमिर को शक दिला देगा। उसने भी अपने हाथों से तिमिर की शर्ट निकाली। तिमिर वापस उसके ऊपर आ गया और एक बार फिर उसके पूरे शरीर को चूमने लगा, उसे सक करने लगा, बाइट करने लगा और ओज बस उसका साथ दे रही थी। उसकी सिसकियां और आह तिमिर के कानों तक पहुंच रही थी। वो धीरे धीरे मौन करते हुए तिमिर का नाम पुकार रही थी और तिमिर बस उसे किस किए जा रहा था। उसके हाथ ओज की पूरी बॉडी को पुश रहे थे, उन्हें प्रेस कर रहे थे और ओज ने धीरे से तिमिर के कंधे पर अपने होंठ चलते हुए उसके कान पर बाइट किया। तिमिर जो जानता था कि ओज ये सब क्यों कर रही है, उसके चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। उसने एकदम से ओज को अपने ऊपर ले लिया। एक पल में ओज हैरान रह गई। उसमें हैरानी से अपने नीचे लेटे तिमिर को देखा तो वो बोला, इट्स योर टर्न टुडे जेलबर्ड। उसकी बात सुन ओज सकपका गई। उसने इसके लिए तो नहीं किया। वो एकदम से नामे सिर हिलाते हुए कुछ बोलने को हुई। तिमिर बोला, अपने माँ बाप जिंदा चाहिए या नहीं। उसके बाद ओज ने कसके अपनी आंखें बंद कर ली और वो करने लगी जो तिमिर चाहता था। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े जमीन पर थे और आज ओज की आहें पूरे कमरे में शोर कर रही थी। वो बार बार तिमिर का नाम पुकार रही थी और तिमिर आराम से देखे जा रहा था। करीब 1 घंटे बाद ओज एकदम से थक कर उसके ऊपर ही लेट गई तो तिमिर ने एकदम से उसे घुमाया और खुद उसके ऊपर आ गया। ओज ने उसकी तरफ देखा पर कुछ बोली नहीं। करीब 3 घंटे बाद दोनों एक दूसरे को गले लगाए थक कर सो रहे थे। एक पतला सा ब्लैंकेट उन दोनों को ढके हुए था और तिमिर की आंख खुली। उसने देखा तो ओज उसकी बाहों में सो रही थी और उसे ऐसे थक कर बिना कपड़ों के अपनी बाहों में सोते देख तिमिर को न जाने क्या हुआ। उसकी नजरें बस ओज के चेहरे पर टिक गई। वो उसके चेहरे को देखता रहा जिस पर थकावट साफ नजर आ रही थी। होंठ हल्के सूजकर सूख चुके थे और शरीर पर कई जगह पर बाइट के निशान थे। तिमिर उठकर बाथरूम में चला आया और शावर के नीचे खड़ा हो गया। उसके बाद जब वो आईने के सामने गया तो उसने खुद को देखा। आज उसके शरीर पर भी निशान थे, बाइट्स के निशान, कुछ रेड मार्क्स थे।
तिमिर अपने उन निशानों को छू कर देखने लगा। दर्द नहीं हो रहा था। इनफैक्ट जो कुछ भी उसके और ओज के बीच हुआ वो सब याद आ रहा था। उसके चेहरे के भाव बदल गए और वो सीधा बाहर चला आया। बाहर आकर देखा तो ओज अब भी सो रही थी और इस वक्त वो काफी सिडिक्टिव लग रही थी। उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना था और वो पतला सा चादर उसकी पूरी बॉडी शेप को एक अलग ही रूप दे रहा था। ओज के दोनों हाथ उसके सर के ऊपर थे और उसकी बॉडी को अच्छे से देखा जा सकता था। तिमिर खड़ा उसे देखकर उस कमरे से बाहर चला गया। उदयपुर जसवंत भवन, सुबह का वक्त। ओज की जैसे ही आंख खुली उसने देखा उसके ऊपर कुछ आकर गिरा। वो उबासी लेते हुए उठी और अपने ऊपर से उस चीज को उठाकर हाथ में लेकर देखा। ये एक प्रेगनेंसी किट थी। ओज ये देख हैरान रह गई। उसे समझ नहीं आया ये क्या है। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने तिमिर खड़ा था। वो उसे असमंजस में देखने लगी तो तिमिर बोला, व्हाट? जाओ ट्राई करो। ओज उसे देख अजीब से लहजे में बोले, पर क्यों? और उसकी बात सुन तिमिर वैसे ही बोला, क्यों मतलब क्या? प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई ये देखो। उसकी बात सुन ओज हैरान रह गई। वो अपनी जगह से उठी। उसने देखा उसने तिमिर की शर्ट पहन रखी थी। वो जाकर तिमिर के सामने खड़ी हुई और बोली, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ? हमारी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए हैं, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? उसकी बात सुन तिमिर वैसे ही बिना किसी भाव के बोला, क्यों नहीं हो सकती? कंसीव तो एक बार में ही कर लेते हैं। ओज ने बिना किसी भाव के उसे देखा और उसे समझाने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ, कंसीव एक बार में नहीं, एक मोमेंट में भी हो जाता है। बट वो एक मोमेंट वही था जो हमने कल रात बिताया। जरूरी नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं है। तिमिर ने उसे बिना किसी भाव के देखा। वो उसका आम पढ़कर उसे बाथरूम की तरफ ले जाते हुए बोला, चुपचाप ट्राई करो, वरना मुझे ही करवाना पड़ेगा। बेचारी ओज अब क्या ही करती, इसलिए चुपचाप बाथरूम में चली गई। पर वो जानती थी वो प्रेग्नेंट नहीं है, क्योंकि यह उसे फील हो रहा था। एक तो उनकी शादी को 15 दिन भी नहीं हुए थे, ऊपर से उसे अभी तक ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ था जैसे वो ये सोच सके कि वो प्रेग्नेंट है। तिमिर कमरे में ही उसका वेट कर रहा था और कुछ देर बाद ओज उस किट को लेकर बाहर आई। उसने देखा तो तुरंत भागकर ओज की तरफ आते हुए बोला, दिखाओ क्या है। बट किट हाथ में लेते हैं उसका मूड ऑफ हो गया, क्योंकि किट में नेगेटिव था, यानी ओज प्रेग्नेंट नहीं थी। उसे ऐसे देख तिमिर ने उस किट को जमीन पर फेंकते हुए कहा, क्या है ये? प्रेग्नेंट नहीं हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों इन्वॉल्व थे ना कल रात को, तो तुमने कंसीव कैसे नहीं किया? ओज को समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। मतलब क्या मतलब हुआ इस चीज का कि हम दोनों इन्वॉल्व थे? अगर वो दोनों इन्वॉल्व थे तो जरूरी तो नहीं कि रात को फिजिकल होने के बाद सुबह वो प्रेग्नेंट हो जाए। वो किसी सनकी की तरह तिमिर को देख रही थी और तिमिर उसे घूर रहा था। ओज ने वो किट उठाई और उसे डस्टबिन में डालते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम्हें बच्चा चाहिए और बहुत जल्दी से, पर इसका यह मतलब नहीं होता कि हमने रात को कुछ किया और सुबह तुम्हें बच्चा मिल जाए। एक लंबी प्रोसेस होती है, 1 साल की, उसके बाद कहीं बच्चा मिलता है और कई लोगों को तो वो भी नहीं। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि एक रात में तुम्हें एक बच्चा मिल जाएगा? उसकी बात सुन तिमिर ने अपनी आंखें कस के बंद कर ली और खुद को शांत करते हुए बोला, लिसन, मैं तुम्हें सजा दूं इसलिए मुझे मजबूर मत करो। मुझे जानना है तुमने कंसीव क्यों नहीं किया। डॉक्टर का कहना है कि अगर हम दोनों सेक्स में इन्वॉल्व हो तो प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ जाते हैं और कई बार तो एक बार में ही फीमेल कंसीव कर लेती है, तो तुमने क्यों नहीं किया? बेचारी ओज, अब वो तिमिर को क्या ही समझाए। वो वापस तिमिर के सामने आकर खड़ी हुई और 2 पल उसे शांति से देखा, फिर गहरी सांस लेकर छोड़ते हुए बोली, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। जब तक बच्चा नहीं होगा तुम मुझे जाने नहीं दोगे, मैं भी जानती हूँ, और तुमसे ज्यादा मुझे जल्दी है यहाँ से निकलने की। पर डॉक्टर ने कहा इसका यह मतलब नहीं है कि एक ही दिन में मैं तुम्हें ये खबर सुना दूँ। तुम्हें कम से कम 1-2 महीने वेट करना पड़ेगा। अगर तुम्हें इतनी ही जल्दबाजी है तो तुमने मुझे। वो कुछ बोलते बोलते रुक गई। तिमिर उसे खामोशी से देख रहा था और ओज अपनी आंखें चढ़ाकर बोली, कौन सी डॉक्टर है जिसने तुम्हें उल्टी पट्टियां पढ़ाई? कहीं ये तुम्हारी वो गर्लफ्रेंड तो नहीं जिससे तुम प्यार करते हो? वो भी तुम्हारी तरह पागल है क्या? कभी साइंस नहीं पढ़ा? उसकी बात सुन तिमिर उसे घूरते हुए बोला, पहली बात वो मेरी गर्लफ्रेंड। वो बोलते बोलते रुका और फिर बोला, क्या मतलब साइंस नहीं पढ़ा क्या? ओज ने अपनी कमर पर हाथ रख लिया और शांति से बोली, तुमने आर्ट क्यों लिया? पढ़ाई में अच्छे नहीं थे क्या? या उसके चक्कर में पढ़ नहीं पाए इसलिए आर्ट लेना पड़ा? तिमिर ने उसे वैसे ही घूरा और बोला, हेलो, आर्ट मैंने अपनी मर्जी से चूज किया है। रंग ही मेरे लिए सब कुछ है और इसीलिए मैंने आर्ट लिया था। इसका यह मतलब नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं पता। और तुम्हें दिक्कत क्या है? अगर मेरी गर्लफ्रेंड है भी तो वो तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है बेशक।
उसका इतना कहना हुआ था कि ओज एकदम से बोली, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, वो तुम। अच्छा, तो फिर तुम्हें इतना कैसे नहीं पता कि एक ही दिन में कोई भी प्रेगनेंसी के न्यूज़ नहीं दे सकता? इनफैक्ट किट भी नहीं बता सकती। अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ भी तो ये नेगेटिव में ही बताएगी। तुम्हें कम से कम 1 महीने रुकना ही पड़ेगा अगर मैं प्रेग्नेंट हूँ तब भी, पर नहीं हूँ। और इसलिए तुम्हें 3-4 महीने इंतजार करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर तिमिर ने एकदम से उसके आर्म पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और गुस्से में बोला, लिसन, मैं तुम्हें 3-4 महीने नहीं झेल सकता। मुझे जल्द से जल्द तुम्हें प्रेग्नेंट करना है ताकि जल्द से जल्द तुम मुझे बच्चा दो और निकलो यहाँ। उसकी बात सुन ओज खामोश हो गई। वो क्या बोलती तिमिर को? और तिमिर वहां से जाने को हुआ कि ओज कुछ सोच रही थी। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई और वो एकदम से बोली, अगर तुम्हें मेरी शक्ल नहीं देखनी है तो तुम मुझे वापस क्यों नहीं भेज देते? बच्चे की ही बात है, तो जब बच्चा होगा तो ले जाना। मुझे और मेरी परिवार को इन 9 महीने तक तो आजादी से रहने दे सकते हो ना तुम? उसकी बात सुन तिमिर के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ गई। वो वापस पलटा और ओज की तरफ देखकर बोला, अच्छा तरीका है मुझे बेवकूफ बनाने का। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और मेरे जाने देने के बाद तुम मुझे बच्चा दोगी? अच्छी कोशिश थी, पर अफसोस जिसके साथ तुम खेलने की कोशिश कर रही हो वो कोई खिलौना नहीं है। तिमिर की बात सुन ओज हैरानी से उसे देखने लगी और तिमिर उसी तरफ कदम बढ़ने लगा। उसे ऐसे अपनी तरफ आते देख ओज अपने कदम पीछे लेने लगी। तिमिर पल पल उसकी तरफ कदम बढ़ा रहा था और उसके कदमों के साथ ही ओज की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थी। वो पीछे होते होते दीवार से टकरा गई क्योंकि पीछे अब जाने का रास्ता ही नहीं था और तिमिर अब भी उसकी तरफ बढ़ जा रहा था। वो ओस के एकदम करीब आकर रुका और उसके इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ दीवार पर रखते हुए उसके चेहरे के बेहद करीब अपना चेहरा ले जाकर अपनी हस्की वॉइस में बोला, सिर्फ सपने देख सकती हो तुम मुझे बेवकूफ बनाने के, क्योंकि तुम में इतना दिमाग नहीं कि तुम मेरे साथ खेल सको। आइंदा ये कोशिश करना भी मत, वरना इसका अंजाम क्या होगा ये तुम्हें फिर अपने शरीर पर देखने को मिलेगा। आई बिलीव इन एक्शंस नॉट वर्ड्स। ओस कुछ नहीं बोल पाई और तिमिर एकदम से पीछे हटा और वहां से चला गया। ओज बस उसे देखती रह गई। हाँ, उसने यही सोचा था कि शायद बातों में उलझाकर वो तिमिर को मना लेगी अपने आप को जाने देने के लिए, पर शायद उसने गलत समझा था। तिमिर उसकी बातों में आ जाएगा उसने सोच भी कैसे लिया। ओज ने अपना ही सिर पीट लिया और खुद को ही कोसते हुए बोली, फिर एक गलती कर बैठी। मैंने कैसे सोच लिया कि वो इंसान जो इतने प्लानिंग के साथ मर्डर्स करता है वो मेरी बातों में ऐसे ही आ जाएगा। तू भी न ओस। यहाँ दूसरी तरफ तिमिर आर्ट गैलरी चला आया था क्योंकि आज एक और एग्जीबिशन था। वो अभी फोन पर सत्या से बात कर रहा था और बोल रहा था, खुद को और मुझे दोनों को बेवकूफ साबित करवाया है आपने। बता नहीं सकती थी कि रिजल्ट एक ही दिन में पता नहीं चलते। उसकी बात सुन सत्या सामने से बोली, तो तुमने मुझे बताया था कि दूसरे ही दिन तुम रिजल्ट मांगने वाले हो। और ये है कौन, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? उनकी बात सुन तिमिर ने ऊबते हुए कहा, कमाल है, वो आपको मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है और आप उसे मेरी गर्लफ्रेंड बोलती है, जबकि दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो। आप मासी हो मेरी और वो बीवी। वो बोलते बोलते एकदम से रुका तो सत्या सामने से तुरंत बोली, एक मिनट, क्या बोला तुमने? बीवी बोला ना तुमने? सच सच बताओ। तिमिर ने कसके अपनी आंखें बंद की और बोला, बहरी हो आप, ऐसा कुछ नहीं बोला मैंने। और उसने तुरंत फोन रख दिया और यहाँ एग्जीबिशन पर ध्यान लगा दिया। काफी लोगों की भीड़ थी आज आर्ट गैलरी में। सब लोग तिमिर का ही इंतजार कर रहे थे और जब तिमिर आया तो काफी सारे लोग उससे मिले, उसकी पेंटिंग्स की तारीफ करने लगे, उसके ऑटोग्राफ लेने लगे और वहां पर पत्रकार भी थे जो ये सब नोट कर रहे थे, क्योंकि कल के अखबार में ये फिर से रिकॉर्ड होने वाला था कि फिर से राजस्थान के एक एग्जीबिशन 1 करोड़ के पार गया है, जबकि एग्जीबिशन में सिर्फ 13 तस्वीरें थी। तिमिर सबसे मिल रहा था और अचानक उसकी नजर एक इंसान पर गई। उसकी नजरें उस इंसान पर बस ठहर ही गई और वो आदमी जो सामने खड़ा था वो बेहद ध्यान से वहां पर लगी एक तस्वीर को देख रहा था। उस तस्वीर में घोर अंधेरा था और उस ब्लैक बैकग्राउंड के आगे एक लड़की खड़ी थी, अपना टूटा हुआ दिल लेकर, और उसके आगे पिंजरे की तरह डिजाइन बनाई हुई थी। तिमिर ने उसे ऐसे देखा तो वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया। वो लड़का काफी करीब खड़ा था तस्वीर के। तिमिर बिना उसकी तरफ देख ही शांत आवाज में बोला, जंग और तस्वीर दूर से ही अच्छी लगती है। उसकी बात सुन उस आदमी ने तिमिर की तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर 2 कदम पीछे हो गया। वो तिमिर की तरफ देखकर बोला, काफी अच्छी पेंटिंग्स बनाते हो, कहाँ से सीखा? तिमिर अब भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। वो बस अपने पास पेंटिंग को देखते हुए ही बोला, ये वो चीज है जो दिल के जज्बातों को कैनवास पर उतरती, इसे सीखा नहीं जाता, ये अपने आप बनती है।
उसे आदमी ने एक नज़र फिर से तिमिर की तरफ देखा और बोला, पेंटर हो या शायर? तिमिर ने अब जाकर उसकी तरफ देखा और बोला, दोनों ही चीज दिल से निकालकर लफ्जों में बयां होती है, कुछ कैनवास पर तो कुछ अक्षरों में, जो समझना है समझ सकते हो। वो लड़का हल्का सा मुस्कुराया और बोला, बड़े दिलकश आदमी लगते हो। उसने अपना हाथ आगे किया और बोला, आरवी रिधान वत्सल। तिमिर मुस्कुराया और उसके हाथ में अपना हाथ देते हुए बोला, तिमिर धनराज गिल। आरवी वैसे ही उसका हाथ पकड़े हुए बोला, तुम्हें जानता हूं मैं। इस आर्ट गैलरी में आने का मकसद तुम ही तो हो। तिमिर की नजरें अब भी उस पर ठहरी हुई थी, जैसे वो उसे स्कैन कर रहा था और कुछ सोच रहा था। वो भी वैसे ही बोला, मैं भी तुम्हें जानता हूं और तुम्हारे करीब आने का मेरा कोई मकसद नहीं था। उसने अपना हाथ छुड़ा लिया और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे जैसे एक दूसरे से गहरा मकसद पूरा करना हो, पर दोनों ही कुछ कहते हैं उसके पहले ही रीवा ने तिमिर को आवाज लगाते हुए कहा, सर आपका फोन बज रहा है केबिन में। तिमिर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोला, तो ले आती ना, चिल्ला क्यों रही हो? रीवा हंस दी और बोली, अभी लेकर आई सर, और वो वहां से चली गई। तिमिर अकेले में कैसा भी हो पर सबके सामने वो एक खुशमिजाज इंसान था जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, सबसे प्यार से बात करता था। उसके राज और उसकी डार्क साइड किसी को पता नहीं थी, पर ये जो पहचान उसने सबके सामने बनाई थी, इसे सब पसंद करते थे और कुछ ज्यादा ही पसंद करते थे, शायद इसलिए हर लड़की उसकी दीवानी थी। तिमिर भले कितना ही अच्छा क्यों न बन जाए, उसने आज तक किसी लड़की को उस तरह से भाव नहीं दिया था। वो वापस आरवी की तरफ पलटा तो आरवी अब भी उसे वैसे ही देख रहा था और तिमिर ने शांति से कहा, यहाँ आने का मकसद अगर पेंटिंग देखना और खरीदना था तो ठीक है, पर अगर मुझसे उलझने आए हो तो इस बार लंदन जाकर भी नहीं बच पाओगे, समझे रिधान वत्सल? आरवी उसे देख अजीब ढंग से मुस्कुराया और बोला, इस बार जाने के लिए नहीं आया हूं और इस बार उलझना भी होगा, सजा भी होगी, मकसद भी होगा और खेल भी, पर शिकार और शिकारी अलग होंगे। पिछली बार मैं शिकार था और तुम शिकारी, पर इस बार तुम मेरे शिकार बनोगे तिमिर धनराज गिल, क्योंकि इस बार तुमने मेरी रेपुटेशन पर बात ला दी है। तिमिर वैसे ही मुस्कुरा रहा था और फिर उसके कंधे पर हाथ रख कुछ हटाते हुए वो, जैसी तुम्हारी मर्जी, और इतना बोल तिमिर वहां से चला गया और आरवी बस उसे देखता रह गया। आर्ट गैलरी के बाहर आरवी जैसे ही बाहर निकला, अपनी कार की तरफ नजर चली गई। वह आकर सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठा तो देखा पैसेंजर सीट पर इनरा बैठी थी। उसने गहरी सांस ली और सामने देखते हुए बोला, अंदर क्यों नहीं आए तुम? इनरा ने अपना मुंह बना लिया और दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे ना यह आर्ट वॉट ये सब बहुत बोरिंग लगता है, देखकर ही नींद आती है, इसलिए नहीं आए। उसे ऐसे देख आरवी ने एकदम से उसका जबड़ा पकड़कर उसे अपनी तरफ घूमते हुए कहा, एक चीज अपने जहन में अच्छे से बैठा दो, तुम दुनिया के हर इंसान को धोखा दे सकती हो, मुझे नहीं। तुम्हारी आंखों में नहीं जुबान में झूठ पड़ता हूं, क्यों नहीं आए तुम अंदर? इनरा 2 पल हैरान सी आरवी को देखती रही पर वो कुछ बोल नहीं पाए। वह क्या ही कहती। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, छोड़ो ना, मन नहीं था। तुम हॉस्पिटल चलो, हमें वहां जाना पड़ेगा। जानते हो ना, पीरियड्स मिस हो गए हैं मेरे। बोलते बोलते उसकी आवाज धीमी हो गई थी और आरवी भी समझ गया कि इनरा नहीं बताना चाहती, तो उसने भी जबरदस्ती नहीं की, उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से निकल गया। यहाँ दूसरी तरफ जसवंत भवन में ओस सच में बहुत उदास थी। जो कुछ भी हुआ उससे कहीं ना कहीं उसे ये अंदाजा हो गया था कि सिर्फ बातों से वह अपने आप को तिमिर से नहीं बचा सकती, क्योंकि वह देख चुकी थी तिमिर को कितना भी बातों में उलझने की कोशिश करे, उससे माफी मांग ले, उस पर गुस्सा कर ले, उसके सामने गिड़गिड़ा ले, पर तिमिर उसकी बात मानने को तो क्या सुनने को तैयार नहीं था। और ऐसे ही परेशान होते हुए वो हवेली से निकलकर एक झील के किनारे जाकर बैठ गई। हाँ, ये थी राजसमंद झील, उदयपुर की सबसे खूबसूरत झीलों में से एक। जब भी ओस का मन उदास होता था तो वो यहीं चली आती थी और आज फिर इस झील ने ही उसे सहारा दिया था। वो झील में उतरती उन सीढ़ियों पर बैठ गई और उस चमचमाते पानी को देखने लगी। उसके दिमाग में तिमिर से मिलने से लेकर अब तक की सारी यादें घूम रही थी। कैसे वो तिमिर से मिली, कैसे उसका नाम यहाँ पर उसकी कोचिंग सेंटर में लिखा गया, कैसे उसका और तिमिर का बॉन्ड बेस्ट फ्रेंड्स वाला बन गया और अब जाकर कैसे वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया, उसे कैद करने वाला बन गया। ओस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। उसने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी जिसकी वजह से वह यहाँ ऐसे फंस गई है। उसने तो कभी किसी के साथ गलत नहीं किया और तिमिर के साथ किया भी तो अनजाने में, और जो उसने किया उसकी इतनी बड़ी सजा तो नहीं होनी चाहिए थी। वो यही सब सोच रही थी और अचानक कोई आकर उसके पास बैठा, उससे बराबर की दूरी बनाकर। ओज ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया,
क्योंकि उसका ध्यान तो बस खुद पर और तिमिर पर था। उसकी नजरें बस उस चमचमाती पानी पर टिकी हुई थी और उसके कानों में एक आवाज पड़ी, किसे ढूंढ रही हो इस पानी में? इसमें तो अपना अक्ष भी धुंधला दिखता है। तुम भला किसे ढूंढने की कोशिश कर रही हो इसमें? आवाज कानों में पड़ते ही ओज ने एकदम से मुड़कर देखा तो ये संयम था। ओज उसे देख वापस पानी की तरफ देखते हुए बिना किसी भाव के बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी। संयम वैसे ही पानी की तरफ देखते हुए बोला, जानता हूँ तुम्हें किसी से बात नहीं करनी, पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता ना, वरना तिमिर मुझे नहीं छोड़ेगा। उसकी बात सुन ओज ने उसे घूरा और वैसे ही बोली, तुम्हें क्यों लगता है वो मुझे छोड़ देगा? तुमसे ज्यादा मैं कैद हूं उसमें। उसकी बात सुन संयम हल्का सा हंसा और बोला, कभी नहीं छोड़े और तुम्हें छूटना ही क्यों है? तुम रह सकती हो ना उसके साथ? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, देखना। ओज ने उसकी तरफ देखा और उसकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करते हुए बोली, धीरे धीरे क्या ठीक हो जाएगा? मैं आजाद हो जाऊंगी उससे। बोलो। संयम भी उसे वैसे ही देख रहा था और एक गहरी सांस छोड़ते हुए वो बोला, नहीं, धीरे धीरे तुम्हें उस पिंजरे से मोहब्बत हो जाएगी जिसने तुम्हें कैद किया, और फिर जब आजाद होना भी होगा ना तो तुम हो नहीं पाओगी, क्योंकि उसे पिंजरे में इतनी मोहब्बत कैद होगी कि वो तुम्हें बाहर आने ही नहीं देगा। उसकी बात सुन ओज व्यंग्यात्मक लहजे में हंसी और वापस पानी पर अपनी नजर दिखाते हुए बोली, इस दुनिया में सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, सिवाय मुझे उस कैद से मोहब्बत के। वो इंसान जिसने मेरा वजूद मिटा कर रख दिया, मुझे खुद से छीन लिया, मेरा परिवार, मेरा करियर, मेरी आजादी, मेरा नाम, मेरी खुशी, सब कुछ मुझसे छीन लिया। उस इंसान से मोहब्बत कैसे करूं? और सबसे बड़ी बात। ओज 2 पल रुक गई और फिर वैसे ही बोली, वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बनने जा रहा है। बहुत बड़ी खुशी होती है, हर औरत चाहती है कि वो माँ बने, अपने बच्चे को जन्म दे, उसको हाथ में ले और ये महसूस करे कि उसने एक जान को जन्म दिया है, एक छोटी सी मासूम सी जान को वो इस दुनिया में लाई है। पर मैं पहली वो लड़की हूं जो तिमिर की वजह से कभी माँ नहीं बनना चाहती। इतनी मजबूर हूं कि यही प्रार्थना है मेरी कि मैं कभी माँ ना बनूं। वो कभी ना हो जो वो मुझसे चाहता है, वो कभी ना दूं। वो बोल ही रही थी और संयम एकदम से खड़ा होते हुए बोला, ओज कुछ भी मत बोलो। कभी कभार अपने ही बोले हुए बोल भारी पड़ते हैं इंसान पर। ऐसा कुछ मत कहो जिससे आगे तुम्हें पछतावा हो। ओज ने उसे बिना देखे कहा, तुम यहां से जाने का क्या लोगे? मुझे अकेले रहना है, प्लीज। उसकी बात सुन संयम ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, जा रहा हूं, पर तुम सीधा घर आओगी, कहीं पर भी नहीं जाओगी और कोई भी उल्टी हरकत नहीं करोगी। उसकी बात सुन एक बार फिर ओज वैसे ही मुस्कुराई और अपनी गर्दन पर हाथ रखते हुए बोली, वो मुझे कहीं जाने भी नहीं देगा। मैं गलत कदम उठाऊं उससे पहले ही मेरे साथ कुछ ना कुछ बहुत गलत हो चुका होगा। मेरी फिक्र मत करो, मेरी जिंदगी और मौत दोनों ही तिमिर के हाथों में है, तो हाँ, मर तो नहीं सकती। उसकी आवाज में एक टीस थी, एक दर्द था जो संयम ने महसूस किया, पर वो जानता था कि वो उसकी मदद नहीं कर सकता। वो मन ही मन बुदबुदाया, ओज तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर अफसोस कि मैं तिमिर के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा भी एक परिवार है जिसे बचाए रखना मेरा फर्ज है। अगर मैं तिमिर के खिलाफ गया तो फिलहाल सिर्फ तुम खतरे में हो, पर आगे हम सब खतरे में आ सकते हैं। और वो वहां से चला गया। अब ओज अकेले वहां बैठी उस पानी को देख रही थी। सुबह से शाम हो गई पर वह वहां से हिल तक नहीं, और शाम होते होते यहाँ पर लगी स्ट्रीट लाइट जल उठी। सच में यह नजारा बेहद खूबसूरत था। उसे बड़ी सी झील के पानी में उन सीढ़ियों का, संगमरमर के बने उस तटबंध में सबका अक्ष दिख रहा था, उन लाइट का भी, आसमान में चमकते चांद का भी, और सच में सुकून देने वाला नजारा था। पर आज यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं थे। फिलहाल क्यों नहीं थे पता नहीं। ओज वहीं बैठी अब भी सुकून को अपने अंदर तक भर रही थी, क्योंकि जानती थी कि घर वापस गई नहीं कि वो घुटन उसे वापस महसूस होने लगेगी। यहाँ दूसरी तरफ तिमिर घर आ चुका था और उसने घर में आते ही उधर उधर देखा और पता नहीं उसे अचानक क्या सूझा। वो जोर से गजरा को आवाज लगाते हुए बोला, गजरा, मेरी बीवी कहाँ है? गजरा भी उसकी आवाज सुनकर भाग कर आई और एकदम से डर कर बोली, वह बाहर गई है, कुछ देर में आने को कहा था पर अब तक नहीं आए। उसकी बात सुन तिमिर के चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो धीरे से बुदबुदाया, खतरा बढ़ता जा रहा है और ये शिकार बनने गई है। उसने दांत पीसते हुए अपना फोन निकाला और लोकेशन चेक की तो लोकेशन राजसमंद झील के पास की आ रही थी। उसने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर तुम्हें ये करना है तो यही सही, जेल बर्ड। और वो वापस बाहर निकल गया। वो सीधा राजसमंद झील के किनारे आया जहां अब भी ओज अकेली बैठी थी। तिमिर ने पीछे से ही उसे देखा और जाकर एकदम से उसका आर्म पकड़कर उसे खड़ा करते हुए बोला, हर बार गलती करके सजा भुगतना,
सजा भुगत कर रोना और रोकर खुद को लाचार महसूस करवाना आदत बन गया है ना तुम्हारी। मजा आता है ना तुम्हें। और ओज जो हैरान थी, उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक क्या हुआ। तिमिर कहाँ से आया, उसने क्या किया, उसे कुछ भी समझ में नहीं आया। वो हैरानी से तिमिर को देख रही थी और तिमिर उसे वैसे ही देखते हुए बोला, अनजान बनने का नाटक करना मत जेलबर्ड। बिना मेरी परमिशन के तुम्हें कमरे से बाहर आने से मना किया था। तुम हवेली से बाहर चली आए क्यों? वो जिस कदर चिल्लाकर बोला, ओज अंदर तक कांप उठी। वो डरते हुए लगभग अपनी आवाज मुश्किल से खोलकर बोली, मुझे बाहर की हवा लेने थी तो मैं। पर वो इतना ही बोली थी कि तिमिर ने उसके आम पर अपनी पकड़ कसते हुए कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम ये बहाना बनाओगी और मैं मान लूंगा? गलत हो तुम जेलबर्ड। ओज उसे बेचारगी से देखने लगी। वो अब कुछ नहीं बोलना चाहती थी, क्योंकि यकीन हो गया था कि तिमिर उसकी बात पर यकीन नहीं करने वाला। वो उसे खामोशी से देखने लगी और तिमिर एकदम से उसे खींचते हुए वहां से लेकर आया और अपनी कार में धक्का देते हुए बोला, यू डिजर्व दिस जेलबर्ड। तिमिर एकदम से पीछे वाली सीट पर आ गया। ओज उसे अपनी तरफ आता देख डर गई। गाड़ी के सारे कांच बंद थे। ओज अकेले बैक सीट पर बैठी थी और अब तिमिर भी। ओज को डर लग रहा था। वो डरते हुए पीछे होने लगी, पर कितनी ही जगह थी, कुछ भी नहीं। उसने तिमिर की तरफ देखकर एकदम से नामे सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझसे नहीं होगा, प्लीज। पर उसने एक झटके में ओज के कपड़े फाड़कर उससे अलग कर दिए और खुद उसके ऊपर जाकर उसे किस करने लगा। उसकी आवाज तिमिर के होठों में ही बंद हो गई और ओज की आंखों से आंसू गिरने लगे। पर तिमिर को कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वह तो बस जैसे उस पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था। वो उसके पूरे शरीर पर बाइट किए जा रहा था, उसे सक किए जा रहा था और ओज बस रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। तिमिर उसके ऊपर था और वह बस उसके नीचे दब चुकी थी जैसे। और तिमिर ने एकदम से उसे अपनी तरफ खींचते हुए पुश किया। ओज की आंखें एकदम से बड़ी हो गई और हलक से आवाज तक ना निकली। तिमिर इसी चीज को दोहराने लगा और जोर से पुश करने लगा। ओज की दर्द के मारे आंखें बंद होने लगी। वो सच में तिमिर को नहीं झेल पाती थी और यही होता था कि वह बीच में ही बेहोश हो जाती थी। और आज भी यही हुआ। वो तिमिर की दरिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर पाई और कार में ही बेहोश हो गई। तिमिर, वो अब भी उसके साथ वही सब कर रहा था। वह रुका ही नहीं। करीब 1.5 घंटे बाद तिमिर ने अपने कपड़े पहने और ओस की तरफ देखा, जो बेहोश थी, सीट पर लेटी हुई थी। उसके शरीर पर खरोंचे ही खरोंचे थी। देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उसे पूरी तरह तबाह कर दिया हो। तिमिर के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना गुस्सा, ना नाराजगी, ना दुख, ना खुशी, कुछ भी नहीं। वो बस एक टक ओस को देख रहा था और उसके शरीर को देखते हुए वह मन ही मन बुदबुदाया, हर मेरे करीब रहने वाले को ये तो भुगतना ही पड़ेगा और ये तुमने खुद अपने नसीब में लिखा है। ओज मित्तल उर्फ माई जेलबर्ड, इतना तो तुम कर ही सकती हो। ये जरूरी था ताकि अगली बार तुम ये करने से पहले 100 बार सोचो। ओस की जब आंख खुली, उसने खुद को कमरे में पाया। शरीर पर उसने कपड़े पहन रखे थे और उसका सिर दर्द कर रहा था। वो धीरे से उठकर बैठी और इधर उधर देखते हुए बोली, मतलब हम कल रात को घर आ चुके थे। अभी वो ये बोल ही रही थी कि उसके कानों में आवाज, गुड मॉर्निंग जेलबर्ड। जैसे ही ओज ये आवाज सुनी, वो एकदम से उस तरफ देखने लगी। सामने तिमिर बैठा था। वो अपने स्केच बुक में कुछ बना रहा था। उसका ध्यान अब भी अपनी स्केचबुक में ही था और उसे अपने सामने देख ओज धीरे से बोली, मॉर्निंग माय फूट, कभी सोचा नहीं था सुबह ऐसी भी होगी। वो वापस लेट गई और उसे ऐसे देख तिमिर बोला, बहुत कुछ है जो हो सकता है, जो तुमने कभी नहीं देखा, तो उठो और जाकर रेडी हो जाओ। ओज चुपचाप उठी और बाथरूम में जाने को हुई कि अचानक उसके कदम रुक गए और बोली, एक सवाल पूछूं? तिमिर अब भी स्केचबुक में देख रहा था और वैसे ही बोलो, खैर जवाब देना है या नहीं ये तो मुझ पर है, फिर भी पूछ सकती हो। जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, अपने दिल को तसल्ली दे दो कि तुमने मुझसे सवाल पूछ लिया। उसकी बात सुन ओज 2 पल को खामोश रही, पर फिर बोली, जब तुम इतने ही बुरे हो, किसी का डर नहीं है तुम्हें, मर्डर्स करते हो, तो सबके सामने अच्छा बनने का नाटक क्यों करते रहते हो? जब तुम्हें किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो जानबूझकर अच्छा बनने की कोशिश क्यों करते हो जो तुम हो ही नहीं? क्यों सबके साथ मुस्कुरा कर बात करते हो, झूठी उम्मीदें देते हो लोगों को, क्योंकि तुम्हारा असली चेहरा तो वो है ही नहीं। उसके बाद सुन, तिमिर ने अपनी स्केच बुक साइड में रखते हुए कहा, सही सोचा है तुमने जेलबर्ड, और सही बोला है। मेरा असली चेहरा वो नहीं है, अरे वो तो मेरी पर्सनैलिटी है, और ये मेरा राज। इन दोनों चीजों को जितना मैं खुद से और एक दूसरे से अलग रखूं उतना ठीक रहेगा ना जेलबर्ड? ओस को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो अजीब ढंग से बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? लोगों को बेवकूफ बनाना तुम्हारी पर्सनैलिटी है?
तिमिर हल्का सा हंसा, पर यह हंसी भी खतरे की निशानी थी, और वो नामे सिल हिलाते हुए बोला, नहीं रहने दो, तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, दिस इज अ लॉन्ग स्टोरी, और अपना दिमाग इस पर मत लगाओ क्योंकि आगे जो होने वाला है उसमें तुम्हें अपना बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। ओज उसे असमंजस में देखने लगी, और तिमिर ने अपनी स्केच बुक उठाई और उसके सामने आते हुए बोला, लुक, इसमें अपना दिमाग लगाओ, कोशिश करो ये क्या है जानने की। तिमिर की स्किल्स देखकर तो कोई भी हैरान रह जाए। उसने जो बनाया था वो साफ समझ में आ रहा था। एक लड़का फांसी के फंदे पर लटका हुआ था, साइड में एक नोट बनाया हुआ था जिसमें सॉरी लिखा हुआ था, और एक कोने में कुछ लोग खड़े थे जिनकी आंखों में आंसू थे। ओज उस स्केचबुक को अपने हाथ में लेते हुए और उसे देखकर हैरानी से बोली, ये क्या है, ये क्यों बनाया है तुमने? और तिमिर वैसे ही ईविल स्माइल के साथ बोला, एक लड़का बेचारा फेल हो गया, इतनी पढ़ाई करता था कि हमेशा टॉपर था, डॉक्टर बनने का सपना था बेचारे का, बट अब फेल हो गया और ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया। घर वालों ने बहुत पैसा लगा रखा था ना, तो सुसाइड कर ली। उसकी बात सुन ओज हैरानी से कभी उस स्केच को तो कभी तिमिर को देखती, और तिमिर वैसे ही बोला, उसका नाम क्या है? दिव्यम मित्तल। जैसे ही तिमिर ने ये कहा, ओज की आंखों से एक कतरा आंसू बह निकाला और वो बड़ी है गई थी। वो एकदम से बोली, तुम ये नहीं कर सकते, तुम उनसे बदला क्यों ले रहे हो? नहीं, तुमने कहा था तुम कुछ नहीं करोगे। और तिमिर अब भी उसे आराम से देख रहा था। वो वहां से जाने के लिए जैसे ही पलटा कि ओज ने एकदम से उसका हाथ पकड़ लिया और उसके सामने अपने घुटनों के बल गिर गई। वो बोली, तुमने वादा किया था कि तुम कुछ नहीं करोगे, मैं बस वो कुछ करूंगी, दूर रखो ना उन्हें, उन्होंने कुछ नहीं किया है। ओज रोते हुए बोल रही थी। ओज की बात सुन तिमिर बड़े आराम से, क्या करूं? मैं तो बीच में नहीं लाना चाहता था, पर वो तुम्हारी फैमिली है ना, तो बीच में लाना पड़ा। मैं क्या करूं? अगर तुम उनकी बेटी हो तो। उसने ये जिस तरह कहा, ओज को समझ आ गया था कि वो फिर से उससे कुछ ऐसा करवाना चाहता है जो वो नहीं कर सकती। उसने रोते हुए कहा, क्या चाहते हो तुम? सब तो कर रही हूं ना जो तुम कह रहे हो, फिर क्या करूं? और अब जाकर तिमिर के चेहरे पर एक इविल स्माइल आ गई। वो बड़े आराम से अपनी गर्दन को एक और झुककर ओज को देखते हुए बोला, अपने परिवार से सारे रिश्ते तोड़ दो। जैसे ही ओज ने ये सुना, उसे समझ में नहीं आया कि तिमिर के कहने का मतलब क्या था, और तिमिर उसके 2 कदम करीब आते हुए बोला, समझ नहीं आया? मैं समझता हूँ। उसने ओस का आम पढ़कर उसे खड़ा किया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कल बनारस में मुझे एक काम के सिलसिले में जाना है, तुम भी मेरे साथ रहोगी? तुम्हारी फैमिली ऑफ कोर्स तुमसे मिलने आएगी और वहां सबके बीच में थप्पड़ मारना है अपने बाप को। जैसे ही ओज ने ये सुना, उसकी आंखें और बड़ी हो गई। वो लगभग हकलाते हुए बोली, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो मेरे पापा है, सोतेला बाप। तिमिर ने एकदम से कहा और फिर बोला, सोतेला बाप है, सगा नहीं। इतना तो कर ही सकती हो अपने हस्बैंड के लिए। ओस की आंखें एक बार फिर से बड़ी हो गई। वो बोली, तुम्हें कैसे पता? तिमिर ने उसे एकदम से छोड़ा और वही कमरे में चक्कर काटते हुए बोला, तुम्हें सच में लगता है जेलबर्ड कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता होगा? हाउ इनोसेंट यू आर। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। कल सबके बीच में तुम अपने बाप को थप्पड़ मरोगी और उससे सारे रिश्ते तोड़ोगी, समझी? ओज रोने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो अपने पापा को थप्पड़ कैसे मार सकती थी, वो भी इतने लोगों के बीच। वो रोते हुए बुदबुदाई, क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा ये सब करके? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? और उसका इतना कहना हुआ था कि तिमिर एकदम से उसकी तरफ पलटा और उसके दोनों आम पकड़कर बोला, भूल गई क्या किया था उस इंसान ने? ओस को कुछ समझ में नहीं आया, उसे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं था। और तिमिर वैसे ही बोला, याद करो जेलबर्ड, शादी के दिन क्या हुआ था? उसने हर एक शब्द पर जोर दिया और ओस के सामने शादी के दिन का वो नजारा दौड़ गया। फ्लैशबैक, मंडप से बारात वापस लौट चुकी थी और ओस को धक्के मारकर उसके फादर ने घर से निकाल दिया था। वो अब भी घर के दरवाजे के बाहर खड़ी रोते हुए अपने घर को देख रही थी, पर किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं थी। मेहमान अभी मौजूद थे वहां, काफी सारे, जो शायद बातें बनाने के लिए रुके थे, और ओस बस खड़ी चुपचाप वो सब देख रही थी। और इतने में उसके सामने तिमिर आते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? शादी है तुम्हारी आज, और यहाँ क्या कर रही हो? और पर वो कुछ बोलता उससे पहले ही ओस बोली, टूट गई है मेरी शादी। उसकी बात सुन तिमिर ने उसे असमंजस में देखते हुए कहा, क्या क्या कहा तुमने? टूट गई क्यों? और अब जाकर ओज ने सिर उठाकर उसे देखा और उसकी आंखों में आंसू थे। वो धीमी आवाज में पर दर्द के साथ बोली, कल रात में आपके कमरे में सोई थी। उसका इतना कहना ही हुआ था कि वो बोला, ओ कम ऑन यार, मैंने बताया तो था तुम ड्रंक थी।
पार्टी में कुछ भी हो सकता था, इसलिए मैंने बस तुम्हें वहां ले जाकर सुलाया था। हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ, समझी? उसकी बात सुन ओज रोते हुए बोली, मैं तो समझ गई, पर और कोई नहीं समझे। पापा नहीं समझे। सबको लगता है हम दोनों के बीच कुछ हुआ है। मैंने सबको धोखा दिया आपके साथ मिलकर। उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और बारात भी वापस लौटे गई। जैसे ही तिमिर ये सुना, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई पर हल्का गुस्सा था। उसने एकदम से ओज का हाथ पकड़ा और उसे घर के अंदर ले आया। घर के अंदर आते ही सामने खड़े आशुतोष मित्तल जी की नजर उन दोनों पर पड़ी। वो तिमिर को देखते ही बोले, ओहो, तो ये उदयपुर वाला है जिसके साथ तुमने रात गुजारी थी। कमाल है, वीडियो में इसकी शक्ल देखी नहीं और अब ये सामने है। कोई बात नहीं, अब तो ये सामने है ना, तो निकल जाओ इसे लेकर यहां से। मुझे कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। उनकी आवाज काफी भारी थी। वहां खड़ा हर मेहमान ये तमाशा देख रहा था और तिमिर उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, देखिए सर, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा। अभी वो बोल ही रहा था कि आशुतोष जी ने एक जोरदार का थप्पड़ खींचकर उसके के गाल पर दे मारा। तिमिर की मुट्ठियां कस गई, आंखें बंद थी। जिन्हें उसने धीरे से खोलकर आशुतोष जी को देखा तो आंखें लाल हो रखी थी, इतनी कि वो अभी उन्हें जान से मार देगा। उसने पता नहीं कैसे खुद को कंट्रोल कर रखा था और आशुतोष जी बोले, एक लफ्ज नहीं सुनना है मुझे तुम्हारे मुंह से, निकल जाओ यहां से इस लड़की को लेकर। सुना, मुझे तुम दोनों की शक्ल नहीं देखना। वो बोल ही रहे थे कि तिमिर भी उनकी तरह ही तेज आवाज में बोला, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं मान लिया, पर मैं आपका सगा नहीं हूं। मुझ पर हाथ उठाने की गलती जो आपने अभी की है, आइंदा अगर मुझे छुआ भी तो यहां खड़े नहीं रहोगे। उसकी बात सुन आशुतोष जी हैरानी से उसे देखने लगे और तिमिर बोला, आपकी बेटी सिर्फ मेरे कमरे में सोई हुई थी। पता होता कि सिर्फ उसके सोने से ही हादसा हो जाएगा तो मैं उसे कभी अपने कमरे में नहीं ले जाता। और आप मानो या ना मानो पर ओस पवित्र और पाक है। उसकी बात सुन आशुतोष ने कहा, क्या फर्क पड़ता है, ये पवित्र है या नहीं? बदनामी तो हो गई ना, जो नहीं होनी चाहिए थी। अब क्या इसकी पवित्रता बदल सकती है इस बदनामी को? अब बताओ कौन करेगा इसके साथ शादी? बारात घर आकर लौट गई है। बारात के सामने इतना बड़ा तमाशा हुआ बैठा था और तुम बड़े इसकी आए वकालत करने, तो बताओ तुम करोगे क्या शादी? उन्होंने कहा था और तिमिर बिना किसी भाव के जोर से बोलो, हाँ मैं करूंगा। पर ओज ने उसे अपनी तरफ फेरते हुए तुरंत कहा, आपको मुझे बचाने के लिए ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अभी वो बोल ही रही थी और आशुतोष जी ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, मत करो शादी, पर जो किया है वो कलंक अपने सर रहने दो, बन जाओ इसकी रखेल। उन्होंने कहा है कि तिमिर एकदम से उनकी तरफ पलटकर चिल्लाया, जब मैं शादी के लिए तैयार हूं तो कोई हक नहीं बनता तुम्हारा ओस के साथ मेरा रिश्ता इस तरह से जोड़ने का। मैंने कहा मैं शादी के लिए तैयार हूं तो बस शादी अभी ही होगी। फ्लैशबैक एंड ये सारी चीज याद करके ओस को और ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि तब उसे कुछ भी पता नहीं था, पर उसे पता था कि ये सब करने वाला तिमिर ही था। वो अपने आंखों में आंसू लिए तिमिर को देखने लगी और तिमिर वो उसे वैसे ही बिना किसी भाव के देखते हुए बोले, बदला तो लेना पड़ेगा ना जेलबर्ड। तुमने जो गलती की उसकी सजा तुम भुगत रही हो, तो तुम्हारे बाप ने जो गलती की वो उसकी सजा भुगतेगा ना। और उसे सजा मैं नहीं, तुम दोगी, और अगर नहीं देना चाहो तब भी कोई बात नहीं, मेरे पास और भी ऑप्शन है। क्या है ना, एक्चुअली वो इतना बोल रुका और बोला, मेरे पास बस एक ही ऑप्शन है। तुम्हारी फैमिली तो ऑब्वियसली मैं जो करूंगा वो उन्हीं के साथ करूंगा, पर मुझे रोकने के तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शंस, और वो है मेरी हर बात मानना, है ना? अब तुम अलग अलग काम करती रहोगी, मेरी हर बात मानती रहोगी, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना। मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, और अगर तुम चाहती हो कि नहीं करूं तो हाथ पर हाथ दिए बैठी रहो। शाम की फ्लाइट है बनारस की, अगर तुमने थप्पड़ नहीं मारा तो तुम्हारे बाप को तो मेरे हाथ से भी थप्पड़ पड़ ही जाएगा, और साथ में दिव्यम सुसाइड करेगा, रूहिका गायब हो जाएगी, और तुम्हारी माँ के बारे में अभी तो कुछ सोचा नहीं है पर सोच लेंगे, कल तक का वक्त है ना, मजा आएगा। इतना सब कुछ बोलकर वो जैसे ही वहां से जाने को हुआ कि ओज एकदम से बोली, मैं तैयार हूँ। तिमिर के कदम वही ठहर गए थे और चेहरे की वो स्माइल और बड़ी हो गई। उसने पलटकर ओस की तरफ देखा जिसकी आंखों में आंसू थे पर चेहरे पर कोई भाव नहीं। शायद बेहद मजबूरी में बहुत कुछ सोचने के बाद उसने ये फैसला लिया था, वरना भला ऐसी कौन सी बेटी होगी जो अपने बाप पर हाथ उठाने के लिए तैयार हो जाए। जैसे भी हो, चाहे सगा चाहे सोतेला, पर पिता पिता होते हैं। ओज ने ये फैसला लिया था तो वो कितनी मजबूर होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।